अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर हिरा इदरीस है। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। आई एम ग्रेजुएट ऑफ राशिद रतीब मेडिकल कॉलेज एंड आई एम हैविंग 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन माई फील्ड। आज मैं ये सेशन इसलिए कर रही हूँ, बेसिकली ये पेरेंट्स के लिए है कि जब उनको पता लगता है कि दे हैव अ स्पेशल नीड चाइल्ड, तो वो परेशान होने की बजाय अपने बच्चे की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब आपको पता लगता है एज अ पेरेंट कि आपके जो बच्चे के साथ जो है लाइक उनको कोई इशू है, डिजीज़ है, सीपी है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, तो या डिले चाइल्ड है, डेवलपमेंटल डिले है, तो आप ऐसे बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या बेहतर तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय बड़े बड़े डॉक्टरों की तरफ भागने के भाई उसने बताया था फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है तो उसके पास ले जाते हैं बच्चे को। आप पहले ये तो देख लें कि क्या वो बड़ा डॉक्टर आपके बच्चे के मुतलका है या नहीं है, क्या वो सही या सूटेबल डॉक्टर है आपके बच्चे के लिए, क्या वो वही बीमारियां या वही उन्हीं चीज़ों का इलाज करते हैं जो मसाइल आपके बच्चे के साथ हैं। हमारे यहाँ बस एक ये ट्रेंड है, अगर कोई बता दे कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बड़े मरीज़ हैं उसके, तो हम कहते हैं बस हम अपने बच्चे को वहीं लेके जा रहे हैं, तो उसको दिखाते हैं। गलत जगह पे जाके पैसा और वक्त ज़ाया करना, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है आपका अपना और आपके बच्चे के वक्त का। आपको पता होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक स्पेशल नीड चाइल्ड है तो आपने उसको किस तरफ लेके जाना है। सबसे पहला गोल आपने हमेशा यही रखना है। हम पता क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना बजाय पहले स्टेप की तरफ देखने के हम आखिरी स्टेप का पहले सोच लेते हैं। तो बजाय आखिरी स्टेप का सोचने के पहले स्टेप का सोचें कि आपने बच्चे को क्या करवाना, अपने इंडिपेंडेंट करना। सबसे पहले उसको अपने, अब तक वो इतना इंडिपेंडेंट हो, वॉशरूम खुद जा सके, अपने काम खुद कर सके। पहला गोल ही मुश्किल होता है और वही टाइम टेकिंग गोल होता है। जब पहला गोल अचीव हो जाए उसके बाद रास्ते और आसान हो जाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप एक क्लिनिकल सेटअप पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं, थेरेपीज करवाते हैं, तो थोड़ा वक्त दें थेरेपिस्ट को अपने बच्चे को। 1 महीना एक जगह गए, दो महीने गए, 3 महीने गए, भाई बेहतरी नहीं आ रही, जगह चेंज कर लो, किसी और सेंटर चले जाते हैं। आपको बताऊं कि जितने भी थेरेपिस्ट हैं उन सब ने वही कुछ पढ़ा होता है, वो वही कुछ, हाँ ठीक है स्किल्स में फ़र्क आता है, एक नेचुरली चीज़ है, कोई स्ट्रॉन्ग होता है स्किल्स में, कोई वीक होता है, इट्स ह्यूमन नेचर। लेकिन आप एटलीस्ट एक थेरेपिस्ट को थोड़ा टाइम तो दें, एटलीस्ट 1 साल का टाइम, मिनिमम 1 year का तो एक टाइम स्पैन आप एक थेरेपिस्ट को दें कि वो अपना काम कर सके, उसको इतना टाइम स्पैन हो कि वो कह सके कि भाई मुझे मेरा वक्त पूरा मिला है बच्चे पे लगाने वाला। हम बहुत जल्दी दिल छोड़ देते हैं, भाई महीना हो गया यहाँ जा रहे हैं, बच्चे में रिकवरी नहीं आई, उसमें ये फ़र्क नहीं आया, यूँ नहीं आया। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये ब्रेन और मसल कोऑर्डिनेशन की बातें हैं। चाहे सीपी चाइल्ड है, चाहे ऑटिस्टिक चाइल्ड है, डेवलपमेंटल डिले है, हमने थेरेपिस्ट ने खुद से नहीं करना होता, बच्चे के या पेशेंट के, क्लाइंट के जो है ना कंफर्ट लेवल को देख के हमने थेरेपीज अप्लाई करनी होती हैं। चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, साइकोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, फिजियो है, स्पीच थेरेपी है, कोई भी थेरेपी है, तो वो हमने बच्चे का कंफर्ट लेवल, उसकी स्टेज, सब कुछ देख के करना होता है। ठीक है, एज अ पेरेंट आई नो दिल करता है कि भाई मेरे बच्चे तो अगले लम्हे ठीक हो जाए, तो कुछ चीज़ें आपको रियलिटी बेस्ड प्रैक्टिकली होकर सोचनी पड़ती हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो वक्त लेती हैं और वक्त के साथ ही सही होंगी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द रॉन्ग डॉक्टर, रॉन्ग स्पेशलिस्ट, रॉन्ग हॉस्पिटल, प्लीज़ आप सर्च करें कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके फाइनेंस में रह के आपका जो ट्रीटमेंट है बच्चे का वो उसमें हो रहा हो, आपके एक्सपेंडिचर्स आप पे बर्डन ना बन रहा हो। ठीक है, फिर फ्यूचर प्लानिंग करें कि अगर आपको पता है कि बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ है तो थोड़ा सी फाइनेंशियली आप सेविंग करते रहें। जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रहे हैं तो आई नो इट्स वेरी अंडरस्टूड के बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चे को और मैनेज करना। अगर ऑटिस्टिक चाइल्ड है, बहुत सारे ऐसे हैं, इवन सीपी भी अगर थोड़ा एपिलेप्टिक उसमें है, नहीं भी है, तो सीपी चाइल्ड में कुछ को होता है, सेंसिटिविटी होती है नॉइज़ से। तो जॉइंट फैमिली में घर में थोड़ा शोर शराबा होता है, अगर दूसरे बच्चे भी हैं घर में, तो आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अपना पेशेंस लेवल आपने ख़ुद ही कंट्रोल रखना है।
अपने बच्चे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी। सॉरी टू से बट आई हैव सीन, बहुत देखी हैं वो, जब माएँ थक जाती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, स्ट्रेस लेवल उनका इतना हाई हो जाता है, तो वो उसी बच्चे को डांट रही होती हैं। तो वो बेचारा पहले ही बहुत ज़्यादा बैटलिंग कर रहा है अपनी कंडीशन से, तो उसको और प्रेशराइज़ ना करें, चाहे वो आपकी बात समझ रहा हो या ना हो। ट्रस्ट मी, बच्चे फील करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होता है कि उनको भी डांटा जा रहा है, उन पर चीखा जा रहा है, उन पर शाउटिंग की जा रही है। सो उन पर फ्रस्ट्रेशन निकालने की बजाय हम किसी और जगह पे अपने आप को खुद भी इंगेज करें, थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम निकालें, एज अ मदर, एज अ फादर इवन। तो आई नो एज अ फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और होती हैं, यू हैव टू मैनेज फाइनेंसेस, घर को भी देखना है एंड ऑल दैट। तो वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकली, फैक्ट बेस। हमेशा पहले स्टेप 1 की तरफ जाएंगे, बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे करना है। फिर ये नहीं है बच्चा थेरेपीज लेके घर आ गया तो भी भूल जाएं, भी हमने तो अपना पैसा भी लगाया, हमने वक्त भी दिया, बच्चे को सेंटर में भेजा है, दैट्स इट। दिस इज़ नॉट ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 24/7 आपने खुद सुपरवाइज करना है अपने बच्चे को। घर में ऐसा माहौल बनाएं कि अगर ऑटिस्टिक चाइल्ड है तो उसके लिए उस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें कि कलरफुल हो, अगर उसको काम में लगाना है तो इस तरह की चीज़ें जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो उसको सिखाएं, पढ़ाएं, लिखाएं खुद से, उसके अंदर आपने खुद भी कोचिंग करनी है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। सबसे मेन चीज़ तो यही थी कि भाई हमें जब कोई कोई कह देता है कि भाई फ़लाना डॉक्टर अच्छा है, जहाँ जा रहे हो छोड़ो, फ़र्क नहीं पड़ा तो वहाँ जाके दिखाया हो। पहले आप सर्च तो कर लें, रिसर्च तो कर लें कि क्या वो डॉक्टर आपके मुतलका है। अगर किसी ने आपको बस कह दिया कि मेरे बच्चा वहाँ से ठीक हो गया था, वो भी ऐसे था, या फ़लाने का बच्चा ठीक हो गया, तुम अपने बच्चे को भी वहाँ ले जाओ। मेडिकल साइंस में एक तरह के जो सिम्टम्स कह लें, वो 1000 बीमारियाँ हैं जिनमें एक ही तरह के सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो डॉक्टर को बेहतर पता है कि ये किस चीज़ का मरीज़ है, किस चीज़ का नहीं है। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि भाई वो फ़लाने बच्चे के साथ भी ऐसा होता था, वो तो ठीक हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है उस बच्चे के साथ भी वही मसला हो जो आपके बच्चे के साथ था। और फिर जब हम ये सुन लेते हैं कि भाई उसका बच्चा तो ठीक हो गया है, मेरा नहीं हो रहा, वो चलने लग पड़ा है, मेरा नहीं चल रहा, घर में दूसरे बच्चों को इसी साथ पैदा हुआ था, वो चलने लग पड़ा है, ये ऐसा हो गया। ख़ुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, ख़ुद को प्रेशराइज़ ना करें, और अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर ना करें। आप अपने ही लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। इवन दो जो, अगर हम स्पेशल नीड्स के बच्चों की बात नहीं भी कर रहे हैं, नॉर्मल बच्चे भी आप एक दूसरे से मतलब नॉर्मली जितने भी हमारे बच्चे घर में बच्चे होंगे बाकी भी, उन सब में भी बहुत फ़र्क होता है आदतों का, बोलने का। कोई ज़्यादा जल्दी चलने लग पड़ता है, कोई थोड़ा देर चलता है, कोई बोलने लग पड़ता है, कोई पहले चलने लग पड़ता है। तो हमें कभी भी किसी भी बच्चे में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए आपस में, ठीक है। आइदर वो स्पेशल नीड्स है या वो स्पेशल नीड्स नहीं है। देन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन स्ट्रेस, ट्राई टू सर्च फॉर गुड इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे स्पेशली मिल रही हों थेरेपीज़, और जहाँ पे आपको लगे कि आपके अफोर्डेबल है, बजट में है, आप वहाँ कर सकें, ताकि आप डिसकंटिन्यू ना करें। ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू नहीं करना, लाइफ टाइम। कुछ पेशेंट्स के लिए इसे लाइफ टाइम थिंक, ठीक है, और कुछ पेशेंट्स के लिए थोड़ा प्रोलॉन्ग ज़रूर है, लेकिन नॉट अ लाइफ टाइम थिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव सीन सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स जो नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीमलाइन, मतलब पूरा जो नॉर्मल हमारे स्कूल्स हैं, दे आर सेटिंग, मतलब यू कांट जज कि भाई इनके साथ कभी कोई मेडिकल कंडीशन थी। तो वो अल्लाह है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। तो सिर्फ अपना गुमान जो है ना वो पॉजिटिव रखें, जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहें, पॉजिटिव सोचें कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा बट मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो कुछ छोटी मिस्टेक्स हम यही करते हैं कि हम एकदम चेंज करा देते हैं, भाई यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा तो दूसरे इंस्टीट्यूशंस में ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। इस तरह करने से आप बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जितना टाइम बच्चे ने एक जगह पे सेटल में लगाया था, आपने उसको फिर ज़ीरो पे कर दिया। जितनी इंप्रूवमेंट तब तक आई थी, आपने फिर उसको ज़ीरो कर दिया, ठीक है। और एक दिन का भी आप गैप लेते हैं थेरेपीज़ में। मेरे साथ जितने भी मुझे कोई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाकी मेरे जो कोलीग्स भी हैं मेरी फील्ड से, सारे थेरेपिस्ट वो ये एग्री करेंगे, अगर आप एक दिन का भी जो गैप ले रहे होंगे बीच में थेरेपी में, तो यू आर गोइंग बैक अगेन, 1 स्टेप एटलीस्ट आप पीछे जा रहे होते हैं। फिजियोथेरेपी में तो डेफिनेटली ये है, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग मसल्स, बेसिकली मसल्स एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करवा रहे होते हैं। डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं। तो अगर हम अगर स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन को देखें तो डेफिनेटली अगर आप 1 दिन का 2 दिन का गैप दे देते हैं एकदम बीच में, तो लाइक अननेसेसरी जो गैप होता है, ठीक है, कि भाई हम
पेरेंट्स आके कह रहे होते हैं हमें कि भाई हम अगर हफ्ते में एक बार आके अपनी थेरेपी करा लें, तो ट्रस्ट मी हफ्ते में एक दिन कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही पैसे ज़ाया करेंगे। ठीक है, थेरेपी इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस थिंग। हाँ ठीक है, आई कॉन्ट कमेंट मोर ऑन OT और स्पीच थेरेपी, स्पीच इज़ डेफिनेटली नॉट माई फील्ड। लेकिन हाँ, अगर OT की बात करें, ठीक है, OT के आप डेज डिसाइड कर सकते हैं कि चलें वीक में इतने डेज शेड्यूल बन जाता है, जैसे स्कूल्स में होता है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द फिजियो, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई फ़ायदा नहीं है फिर आप एक दिन भी ना कराएं या 2 दिन भी ना कराएं। एटलीस्ट एक जो आपको थेरेपिस्ट आपको प्लान दे रहा है 5 to 6 डेज़ का, कि चलें एक दिन का गैप दे रहा है वो आपको, जो संडे का आ जाता है, चलें वो गैप अगर वो जो आपको थेरेपिस्ट रिकमेंड कर रहा है, ट्रस्ट मी आपके थेरेपिस्ट को ज़्यादा पता है आपके बच्चे के बारे में अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशन। ठीक है, तो ट्राई टू फॉलो योर डॉक्टर, योर थेरेपिस्ट, डोंट गो हेयर एंड देयर अननेसेसरली, अपना पैसा और वक्त ज़ाया ना करें। ठीक है, स्पेशल नीड्स के जितने भी पेशेंट्स हैं मैक्सिमम किसी का सर्जरी में कोई इलाज नहीं है अभी तक एटलीस्ट। ठीक है, आपको क्या है कि भी हम इसकी ब्रेन सर्जरी करते हैं, इसका CP ठीक हो जाएगा, या ये करते हैं या वो करते हैं, मे बी कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए अगर अल्लाह देना चाहे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तक लाइक जो रिकवरी रेट थेरेपी से आता है वो किसी और ट्रीटमेंट से, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से नहीं आता। ठीक है, ऑटिस्टिक हैज़ नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ सर्जरी। प्लीज़ स्टॉप सर्चिंग कि कोई सर्जन मिल जाए इसकी सर्जरी कर दे, ये एंड वो। एक मैं क्वेश्चन पढ़ी थी ग्रुप में कि अबाउट स्टेम सेल थेरेपी, कि क्या उससे CP जो है वो ठीक होता है या नहीं होता। पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं इसकी लीगली बात करूं तो स्टेम सेल थेरेपी अभी इसका वो लीगली उतना अप्रूव नहीं हुआ उस तरह से, या डॉक्टर्स जो हैं अभी उस तरह रिकमेंड नहीं कर रहे जिस तरह कुछ मुल्कों में वो रिकमेंडेड है। FDA ने अभी तक उस तरह अप्रूवल नहीं दिया, स्पेशली फॉर ऑटिज़म की मैं बात करूँ, ठीक है, या CP की बात करूँ, तो डोंट गो देयर, उस तरफ अभी ना जाएं जिस तरफ अभी रिसर्च चल रही है। इट्स ऑल रिसर्च बेस्ड एंड एकेडमिक फॉर डॉक्टर्स राइट नाउ। तो जो आपको पता है कि जिनसे फ़र्क पड़ता है उन पे टाइम और पैसा ज़ाया करना, सॉरी ज़ाया तो खैर नहीं है, मतलब सॉरी स्लिप ऑफ टंग, पैसा और वक्त लगाएं, और इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी ऑन सच काइंड ऑफ एकेडमिक एंड अंडर रिसर्च थेरेपीज। सही है, तो पेशेंस, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, योर पॉजिटिविटी, अगर आपके अंदर ये एज ए पेरेंट, तो आप अपने बच्चे को ट्रस्ट मी 0 to 10 लेके जा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलें, गोल रखें एज ए पेरेंट कि आपने पहले फर्स्ट नंबर पे अपने बच्चे के लिए क्या करना है, देन क्या करना है, और उसके साथ साथ आप प्लान करें, सेविंग करें, फाइनेंशियली चीज़ें मैनेज करें। सबसे मेजर हर्डल जो पेरेंट्स को आता है फाइनेंसेस, वो करना चाह भी नहीं अपने बच्चे के लिए कुछ, तो वो फाइनेंसेस, बजट, ये सब डेफिनेटली मैटर करता है, हर किसी के लिए मैटर करता है। तो आप उस इदारे की तरफ जाएँ जो आपको सूटेबल हो। ठीक है, और जो डॉक्टर कह रहा है वो घर में भी फॉलो करें, प्लान फॉलो करें। अगर आप चाहते, आई विल इंशाल्लाह डिस्कस वो इंस्टीट्यूशंस जिनमें पाकिस्तान में अच्छा ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ और इन अफोर्डेबल क्या कह लें बजट के अंदर किया जाता है। आई विल बी शेयरिंग इफ़ यू वांट, तो लेट मी नो, कमेंट करिएगा, लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू शेयर सच। सेकेंडली, सेकेंड सेशन आई एम प्लानिंग कि कौन कौन सी थेरेपीज़ आप घर पे करा सकते हैं। ठीक है, विद इन अ वीक इंशाल्लाह मैं वो सेशन भी प्लान कर रही हूँ, तो कि कौन कौन सी थेरेपीज़ आप अपने बच्चे के लिए घर पे करवा सकते हैं ख़ुद। ठीक है, कोरोना की वजह से आई नो बहुत गैप आया होगा सबके लिए, सब थेरेपी सेंटर्स वगैरह बंद थे, तो अगर इस तरह कभी भी कोई सिचुएशन आए तो आप किस तरह अपने बच्चे के जो जितनी मेहनत आपने उस पर की है वो ज़ाया ना हो, तो वो आप कैसे घर में उसको थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग दैट, इफ़ यू वांट प्लीज़ लेट मी नो। सो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।